गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत पर शासन करने हेतु एक अधिनियम पारित किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अनुरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया। दूसरा, भारत के शासन पर महारानी का नियंत्रण स्थापित हो गया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके भारत के शासन को सीधा महारानी ने अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया और भारत के शासन पर महारानी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब तीसरा क्या किया गया कि भारत में शासन की द्वैध प्रणाली का अंत करना या द्वैध प्रणाली की समाप्ति। भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया। अब द्वैध प्रणाली कौन सी थी? 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था और इस पीट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में शासन की द्वैध प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। अब ये द्वैध प्रणाली क्या थी कि शासन करने हेतु दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्त थे, जिसमें एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था और एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य होता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये राजनीतिक मामलों के प्रबंधन का कार्य करता था। राजनीतिक मामलों का प्रबंधन है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? ये व्यापारिक मामलों के अधीक्षण का कार्य करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीतिक मामलों के प्रबंध का कार्य करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये व्यापारिक मामलों के अधीक्षण का कार्य करता था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इस द्वैध प्रणाली का अंत कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि भारत सचिव पद का सृजन किया जाता है। भारत सचिव पद का सृजन
पद का सृजन किया जाता है जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है। ये सचिव है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है। भारत सचिव पद का सृजन किया गया और ये भारत सचिव है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है। इसके अलावा क्या किया, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। 15 सदस्य हैं वो इस इंडिया काउंसिल में शामिल किए गए और ये 15 सदस्य क्या कार्य करेंगे, भारत सचिव को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करेंगे। तो इंडिया काउंसिल का गठन किया गया और उसमें 15 सदस्य शामिल किए गए। इसके अलावा 1858 के अधिनियम में क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय किया गया। गवर्नर जनरल है उसका पद नाम की पहले 1858 से पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे और 1858 में जो अधिनियम पारित हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल का पद नाम है वो वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय है वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग है, वो भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, ये तो 1858 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान हो गए। इसके बाद सेना दूसरा कार्य किया जाता है, सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन किया जाता है कि 1861 में पील कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया जाता है। और सेना का पुनर्गठन किस तरह से होता है कि पहले क्या होता था कि सेना में यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। पील कमीशन रिपोर्ट के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और इसमें पहला कार्य क्या किया गया कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या है वो बढ़ा दी गई। तो पहला कार्य था यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा कार्य क्या किया गया कि सेना और तोप खाने के मुख्य पद थे, सेना व तोप खाने के जो मुख्य पद थे वो यूरोपियों के लिए आरक्षित रखे गए। मुख्य पद यूरोपियों के लिए आरक्षित रखे गए। इस सेना में या तोप खाने पर जो मुख्य पद होते थे उन मुख्य पदों पर केवल और केवल अंग्रेज ही आसीन होते थे। भारतीयों को उन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इस तरह से ये सेना का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा तीसरा कार्य किया गया और वो था भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन। भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन किस तरह से किया गया, तो सबसे पहले भारतीय नरेशों के लिए ये कहा गया कि भारतीय नरेशों के अधिकारों की, उनके गर्व और उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी और भारतीय नरेश है वो सीमा विस्तार की नीति है उसको समाप्त कर दी।
पहला भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन है वो किस तरह से किया गया। पहला कार्य उन्होंने किया कि क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति का अंत, सीमा विस्तार की नीति का अंत किया जाए। इसमें क्या किया गया कि भारतीय नरेश है वो अपने क्षेत्र की सीमा की विस्तार की नीति है वो समाप्त कर दे। स्थानीय शासकों के अधिकारों की, उनके गौरव और उनके सम्मान की रक्षा है वो यूरोपियों के द्वारा की जाए। दूसरा, भारतीय नरेशों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। भारतीय नरेशों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। जैसे डलहौजी ने हड़प नीति के तहत दत्तक पुत्र गोद निषेध नीति का प्रतिपादन किया था तो उसका अंत कर दिया गया और भारतीय नरेश है वो दत्तक पुत्र गोद ले सकते। ये भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन किया गया। पहला कि भारतीय नरेश अपने क्षेत्र की सीमा का विस्तार नहीं करेंगे, उनके अधिकार की रक्षा करना, उनके गौरव की रक्षा करना, उनके सम्मान में वृद्धि करना अंग्रेजों का अधिकार है। और भारतीय नरेश है वो दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं। तो ये दो प्रावधान किए गए नरेशों के लिए। इसके अलावा अगला परिणाम आता है कि 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। 1857 की क्रांति से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारतीयों ने ये जान लिया कि अंग्रेजों को यदि हम सब मिलकर एक हो जाएंगे, एकता से अंग्रेजों का सामना करेंगे तो अंग्रेजों को आसानी से भारत से खदेड़ा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया और अगला कदम हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन मिला। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन। 1857 की क्रांति का अगला परिणाम क्या था कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लिया था। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद के नाम पर भारत में दंगे भड़का रहे थे। तो भारतीयों ने ये जान लिया कि अंग्रेज है वो हमें फूट डालना चाहते हैं। यदि अंग्रेज ऐसे ही करते रहे और हम आपस में बिखरे रहे तो अंग्रेजों को किसी भी सूरत में भारत से नहीं खदेड़ सकते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन मिला 1857 की क्रांति के बाद। ये थे 1857 की क्रांति के परिणाम। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति है वो असफल रही और इसकी असफलता के मुख्य कारण क्या थे। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, तो असफलता के कारणों में पहला कारण हम देखते हैं कि क्रांति समय से पूर्व ही शुरू हो गई। इसकी योजना बनाई थी कि 31 मई को पूरे देश में एक साथ क्रांति की जाएगी, लेकिन 31 मई से न होकर के क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गई। इसलिए अच्छे से व्यवस्था न होने के कारण 1857 की क्रांति वो असफल। दूसरा था राष्ट्रीय एकता का अभाव, कि भारतीयों में एकता का अभाव था। अधिकांश शासक है, सामंत है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए भी 1857 की क्रांति असफल हुई। तीसरा कुशल नेतृत्व का अभाव, कि बहादुर शाह जफर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में 1857 की क्रांति की गई, इसलिए भी यह असफल हुई। और अगला कारण है कि अंग्रेजों के पास अच्छी सुसज्जित आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित सेना थी और भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिए भी असफल रही।
और अगला कारण है कि अंग्रेजों ने भारत में परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया, जिससे उन्हें 1857 की क्रांति में फायदा हुआ। और अगला है कि भारतीयों के पास धन का अभाव था। धन के अभाव के कारण वो अपनी सेना को मजबूत नहीं बना पाए, सेना का पुनर्गठन नहीं कर पाए, आधुनिक हथियार नहीं खरीद पाए, इसलिए भी ये असफल हुए। धन्यवाद।